मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप लोग अपना हौसला बनाए रखें, जोश एवं जुनून के साथ पढ़ते रहे। एग्जाम नजदीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूँ। फिजिक्स में 25 ऑब्जेक्टिव का डोज हर रोज ला रहे हैं। आज हम लोग फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नंबर 17 पढ़ेंगे। इससे पहले 16 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वीडियो नंबर 17 पढ़ेंगे। इसमें भी 25 ऑब्जेक्टिव का आज रिवीजन करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसको देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है अल्फा कण है। तो अल्फा कण के बारे में पढ़ चुके थे कि जो हमारा अल्फा कण होता है, इस अल्फा कण को हम लोग हीलियम नाभिक का प्रवाह यानी हीलियम नाभिक जो होता है इसका प्रवाह माना जाता है। हीलियम नाभिक बोला जाता है, हीलियम कण बोला जाता है। तो अल्फा कण इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कौन सा होता है? बीटा कण होता है। तो यहाँ पे हमको अल्फा कण पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय विकिरण, सी में हीलियम नाभिक। तो अल्फा कण किसका प्रवाह है? हीलियम कण का प्रवाह है। तो हमारा पहला का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। पहला का हमारा सी हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाइड्रोजन परमाणु में क्रमागत ऊर्जा स्तरों का अंतर। तो ऊर्जा स्तर का अंतर देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में पढ़े थे इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे। En बराबर हो गया था -13.6 बट्टा में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से अगर हम लोग पहला कक्षा का बात करेंगे तो पहला कक्षा का ऊर्जा n के जगह हम लोग को 1 रखना है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर अगर दूसरा कक्षा का बात करेंगे ऊर्जा का, तो यहाँ पे n के जगह 2 रखना है। 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाता है। 4 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12 और 4 चौके 16। तो यहाँ पे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। इसी तरह से हम लोग तीसरा कक्षा का ऊर्जा निकालेंगे तो फिर यहाँ पे 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हमारा ऊर्जा जो है निकलते जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला कक्षा के लिए n का मान 1 है, दूसरा कक्षा के लिए n का मान 2 है, तीसरा कक्षा के लिए n का मान 3 है। तो यहाँ पे जो हमारा है n का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो n का मान जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है तो ऊर्जा देख लीजिए यहाँ पे 13.6, फिर 3.4, फिर 1.51, यानी ऊर्जा क्या है? घट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे n का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो ऊर्जा हमारा क्या होगा? घटेगा। कौन सा ऑप्शन देखिए? ए नंबर में बोला जा रहा है घटता जाता है जैसे जैसे n बढ़ता है। तो हमारा दूसरा का आंसर पहले ये ए नंबर में ही मिल गया। ये हमारा हो गया। दूसरा का आंसर क्या हो गया? ए। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 3 नंबर में बोला जा रहा है हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था में होता है जब इसका इलेक्ट्रॉन होता है। तो मूल अवस्था मतलब जिस समय इलेक्ट्रॉन जो सबसे निचले ऊर्जा स्तर में हो। तो यहाँ पे आंसर देखिए ए नाभिक गलत है, बी स्थिर ये भी गलत है, सी नंबर है ऊर्जा के सबसे नीचे वाले स्तर में। तो हमारा यही आंसर सी, यानी तीसरा का क्या हो गया? सी नंबर आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चौथा नंबर पे। चौथा नंबर में बोला जा रहा है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। ऑप्शन में है उन पर लगे विद्युत बल बराबर होंगे, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अगर रखा गया है तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा माइनस चार्ज और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। तो जब ये आवेश है, 2 आवेश है, तो 2 आवेश के बीच हम लोग को कौन सा बल पढ़े? कूलम्ब का बल पढ़े हैं। तो यहाँ पे दोनों आवेश है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो यहाँ पे परिमाण क्या होगा? बराबर होगा। क्वेश्चन हमारा है
एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही आवेश, प्रोटॉन पे भी उतना ही आवेश होता है। तो यहाँ पे दोनों का परिमाण जो होता है, मैग्नीट्यूड, वो दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। 4 नंबर का हमारा क्या हो गया, बी आंसर हो गया। बी आंसर हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर में कहा जा रहा है पतली पत्ती द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन में रदरफोर्ड के प्रयोग में नाभिक के निकटतम जो अल्फा कण जाते हैं वो नाभिक के निकट, तो रदरफोर्ड का जो प्रयोग पढ़े थे वहां पे बहुत ही पतला गोल्ड फॉइल लिया गया था, स्वर्ण पत्थर लिया गया था, और यहाँ पे स्क्रीन हमारा था। यहाँ से जब अल्फा कण को भेजा गया तो बहुत सारा अल्फा कण जो सीधा चला गया, बहुत सारा अल्फा कण सीधा चला गया। कुछ अल्फा कण जो अपने मूल पथ से विचलित हो गया, लेकिन जो अल्फा कण यहाँ पे एकदम नाभिक से टकराएगा पूरा विचलित हो गया। लेकिन जो नाभिक के किनारे से टकराता था वो कुछ विचलित होता था, पत्थर को पार तो कर जाता था, लेकिन ये अपने मूल पथ से विचलित हो जाता था। इस तरह से रदरफोर्ड का प्रयोग पढ़े हुए हैं, अल्फा कण प्रयोग। तो अधिकांश किरण सीधा निकल गया, कुछ अल्फा कण जो है ना मूल पथ से विचलित हो गया, मतलब जाना चाहिए था सीधा, लेकिन नाभिक के किनारे से टकरा के मुड़ गया। लेकिन बहुत कम, लगभग 20,000 में एक कण जो है वो बहुत ज्यादा विचलित हो गया, मतलब ये पार ही नहीं कर पाया। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन है नाभिक के निकटतम जो अल्फा कण जाते हैं, तो निकट जो जाता है वो सीधा तो नहीं जाएगा, गलत है। थोड़ा सा विक्षेपित, ये भी गलत है। बहुत अधिक विचलित हो जाता है, तो नाभिक के निकट जो कण है वो बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो 5वां का क्या हो गया, सी नंबर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर पे चल रहे हैं। हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहा जा रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो क्वांटम सिद्धांत जान रहे, प्लांक साहब ने किया था, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़े भी हैं। तो यहाँ पे क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, प्लांक ने किया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6ठा का डी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग चल रहे नेक्स्ट 7वां नंबर पे। परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयोग में अल्फा कणों से संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया था। तो यहाँ पे रदरफोर्ड साहब ने अल्फा किरण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। इसमें देखे थे हम लोग, अभी जस्ट भी देखे थे कि जो अल्फा कण आता था वो नाभिक से जो दूर रहता था, तो बहुत सारा अल्फा कण जो है वो सीधा निकल जाता था, पर्दा पे पहुंच जाता था। कुछ अल्फा कण नाभिक के करीब जो था वो मूल पथ से विचलित हो जाता था, और बहुत कम अल्फा कण जो है नाभिक से होके नहीं गुजर पाता था, अपने ही पथ पे क्या हो जाता था, विचलित हो जाता था। इस तरह से यहाँ पे अल्फा कण का क्या है, विखराव हो रहा है, और विखराव का घटना जो होता है क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। तो यहाँ पे जो 7वां क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, प्रकीर्णन। तो 7वां का यहाँ पे हमारा डी हो गया। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं 8 नंबर पे। 8 में बोला जा रहा है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल। तो इलेक्ट्रॉन की चाल का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, V बराबर था V0 गुना Z/N था। तो हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल, तो इलेक्ट्रॉन की चाल बोला जाए तो यहाँ पे हम लोग देखे थे V0 का मान 2.19 के आसपास आया था, जिसको हम लोग कितना मान लिए थे, 2.2, और यहाँ पे 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड था। पहला कक्षा है तो n के जगह 1 रखेंगे। हाइड्रोजन हमारा है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो यहाँ से ये तो हट गया, यही बचा। तो इलेक्ट्रॉन का चाल हमारा हो जाएगा 2.2 गुना 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश की चाल ही है क्वेश्चन में, देखिए तो क्या कहा जा रहा है, प्रकाश की चाल का अनुपात। तो यहाँ पे हम प्रकाश की चाल रख दिए
प्रकाश की चाल रख दिए, यहाँ पे दोनों का अनुपात पूछा जाए। प्रकाश की चाल पता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। जब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, भाग करेंगे यहाँ पे, तो हमारा 1/137 के आसपास आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है 1/137। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 8 नंबर है तो यहाँ पे बी नंबर, तो 8वां का क्या आ जाएगा, बी नंबर हो गया। तो इस तरह से 8वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों का अनुपात कर रहा है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा का Me4 बट्टे में 8n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। फिर इसके बाद स्थितिज ऊर्जा पढ़े थे। स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला था वो हम लोग पढ़े थे -Me4 बट्टा में 4n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अब देखिए तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने से यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए अनुपात निकालते Me4 है बट्टा में 8n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमारा बट्टा में आ जाएगा Me4 बट्टे में 4n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये तो हमारा कट गया। फिर ये हमारा कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -1/2। तो दोनों का अनुपात आ जाएगा -1/2। तो 9 नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन है, 1/2 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, -1/2 सी नंबर। तो हमारा 9 का आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी नंबर। ये दोनों ऊर्जा सब निकाले थे, किस तरह से आ रहा था, सब फॉर्मूला बताया गया है आप लोग को। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 10 में देखिए तो हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़े हैं -13.6 बट्टा में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन परमाणु के लिए है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के पहला कक्षा में तो n का मान 1 रख देंगे, यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है और हमको कहा जा रहा है दूसरा कक्षा का निकालने के लिए, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 4 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा दूसरे कक्षा के लिए। तो 10 नंबर में देखिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर। 10 का क्या हो गया, ए। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर। 11 में देखिए तो क्या बोला जा रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन में Z परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। तो Z परमाणु वाला है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पढ़े थे 13.6 गुना Z स्क्वायर बट्टा में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछा जा रहा है ऊर्जा जो है Z का क्या होगा, तो ऊर्जा जो है Z स्क्वायर के समानुपाती है। ऊर्जा क्या है, Z स्क्वायर के समानुपाती। तो 11 का ऑप्शन देखिए बी नंबर में दिख रहा है Z स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 11 का क्या हो गया, बी नंबर। अब हम लोग चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर। 12 में देखिए तो क्या कहा जा रहा है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में किसका अस्तित्व सिद्ध करता है। तो ए नंबर में ऋणाविष्ट नाभिक, नाभिक तो ऋणाविष्ट होता ही नहीं है, धनाविष्ट नाभिक का।
तो नाभिक का खोज रदरफोर्ड साहब ने किया था और उन्होंने ही बताया था प्रोटॉन जो रहता है वो नाभिक में रहता है। तो धनाविष्ट नाभिक का होगा, यहाँ पे सी है नाभिक में न्यूट्रॉन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, धनाविष्ट नाभिक, बी नंबर हो जाएगा। 12 का क्या हो गया, बी नंबर हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में क्या कहा जा रहा है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का लगभग कुल द्रव्यमान और कुल धनावेश परमाणु के जिस केंद्रीय रहता है उसकी त्रिज्या, यानी यहाँ पे नाभिक का त्रिज्या पूछा जा रहा है, जिस केंद्र में केंद्रित रहता है उस नाभिक का त्रिज्या। अगर परमाणु का व्यास पूछा जाता तो 10 पे पावर -10 कोटि का उसका त्रिज्या भी निकाले थे। अब यहाँ पे हमसे नाभिक पूछा जा रहा है, तो नाभिक का क्या होता है, 10 के पावर -15 मीटर। नाभिक के त्रिज्या का कोटि 10 के पावर -15 मीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, सी। अब हम लोग चल रहे 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, श्रेणी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण घूमते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बल के कारण, कोलंबियन बल के कारण। बोर्ड का परमाणु मॉडल जिस समय पढ़ाया गया था उस समय बताया गया था, और नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, तो इस पर कुलम्ब बल का प्रभाव होता है, कोलंबियन बल के प्रभाव से घूमता रहता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कोलंबियन बल। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। 14 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। 14 का यहाँ पे सी। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी पराबैंगनी श्रेणी, कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था वहां पे हम लोग देखे थे कि लाइमन श्रेणी था, लाइमन श्रेणी, इसके बाद वामर श्रेणी, इसके बाद हमारा क्या था, पास्टन श्रेणी, पास्टन श्रेणी था। इसके बाद हमारा ब्रैकेट श्रेणी, फंड श्रेणी, ये सब था। और हमारा फुंड श्रेणी। तो जिस समय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े थे उस समय हम लोग देखे थे कि टोटल 5 श्रेणी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो हमारा लाइमन श्रेणी था ये किसमें प्राप्त होता है, पराबैंगनी भाग में। लाइमन श्रेणी किसमें, पराबैंगनी भाग में। इसके बाद जो हमारा वामन श्रेणी था ये हमारा किस भाग में पड़ता था, दृश्य भाग में, दृश्य भाग में पड़ता था। और फिर जो पास्टन श्रेणी था वो अवरक्त भाग में पड़ता था, अवरक्त भाग में। और यहाँ पे ब्रैकेट और फुंड श्रेणी जो था ये भी अवरक्त भाग में ही, लेकिन इसको बोलेंगे दूर अवरक्त भाग, दूर अवरक्त भाग। ये भी हमारा अवरक्त भाग में ही पड़ता है, लेकिन इसको क्या बोला जाएगा, दूर अवरक्त भाग। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में। तो देखिए पराबैंगनी भाग में कौन सा श्रेणी है, लाइमन श्रेणी है। तो खोजते हैं कौन सा ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ए में ही है लाइमन श्रेणी। तो यहाँ पे हमारा 15 का क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर पे चलते हैं। 16 नंबर में बोला जा रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो अवरक्त भाग में हमारा पास्टन श्रेणी पड़ता है। कौन सा श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है ये हमसे पूछा जा रहा है। और हम लोग जान रहे कि ये हमारा अवरक्त भाग, ये सब भी हमारा जो है दूर अवरक्त भाग होता है, अवरक्त भाग ही बोला गया। तो यहाँ पे कौन अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या है, हम्फ्री श्रेणी। हम्फ्री श्रेणी को ही पास्टन श्रेणी बोला जाता है, ये हमारा है पास्टन श्रेणी। इसके बाद जो है फुंड श्रेणी, तो ये भी हमारा अवरक्त भाग में है। इसके बाद ब्रैकेट श्रेणी, तो ब्रैकेट श्रेणी भी हमारा अवरक्त भाग में है। लाइमन श्रेणी, तो लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में है, तो लाइमन श्रेणी जो है इस अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। 16 का यहाँ पे क्या हो गया, डी।
अब हम लोग चल रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 में देखिए तो क्या बोला जा रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो दृश्य भाग में कौन सा श्रेणी है, वामन श्रेणी। ऑप्शन कौन सा है, दृश्य भाग में कौन सा श्रेणी, वामन श्रेणी, तो बी नंबर। 17 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग चल रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या बोला जा रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है दार्शनिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिखना है। दार्शनिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिखना है, तो द्विआधारी में लिखने के लिए रूल बताया गया था। यहाँ पे इसको हम लोग द्विआधारी में किसी भी संख्या, किसी भी दार्शनिक पद्धति की संख्या को द्विआधारी में लिखना है तो यही प्रोसेस काम करेगा। यहाँ पे द्विआधारी में लिखना है तो 2 से यहाँ पे भाग लगाना है, तो जितने बार में लगा, 2 से 12 बार में लगा, जितने बार में लगा उसको यहाँ रखना है और शेष जो हमारा है उसको यहाँ कर देना है। तो 2 से 12 बार में 24 होता है और हमारा शेष कितना बचता है, 1, तो इसको यहाँ रख दिए। फिर से 2 से ही लगाना है, हमेशा ध्यान रखना है 2 से ही लगाना है और तब तक लगाते रहेंगे जब तक लगते रहेगा। तो यहाँ पे 2 से अगर 12 में कहा जाए भाग लगाने के लिए तो 2 से 6 बार में लगेगा और हमारा शेषफल कितना होगा, 0 हो जाएगा। फिर से 2 से लगाना है तो 2 से इसमें लगाएंगे, 2 तिया 6 होता है, शेष कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से 2 से लगाना है तो 2 से कितना, 1 बार में, 2 इकाई 2 और हमारा शेष कितना बचा, 1 बचा। अब यहां से जो है सभी संख्या को लिख देना है, यहां से स्टार्ट करना है, इस सभी को लिख देना है। यहाँ पे हमारा 1 है, फिर से हमारा 1 है, फिर से हमारा 0 है, फिर 0 है, फिर यहाँ पे 1 है। तो यही हमारा हो जाएगा द्विआधारी पद्धति, 25 का द्विआधारी 1 1 0 0 1। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी यहाँ पे मिल रहा है, तो 18 का क्या आ जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 18 नंबर का सी हो गया। द्विआधारी में भी पूछ देता है एग्जाम में, जो आसान रहता है आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर हो गया 18 का। नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 19 नंबर में बोला दिया गया ट्रूथ टेबल जिस लॉजिक गेट को निरूपित करता है वह है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक गेट जो पढ़े थे, लॉजिक गेट टोटल 3 वो पढ़े थे और फिर उस तीनों गेट को जब संयोजित किए थे तो फिर से हमारा 2 गेट आ गया था। तो यहाँ पे लॉजिक गेट जो पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग कौन सा गेट पढ़े थे, लॉजिक गेट में और गेट पढ़े थे। सबसे पहले हमारा और गेट था, इसके बाद हमारा क्या था, एंड गेट था, और इसके बाद हमारा कौन सा था, नॉट गेट था। नॉट गेट था, ये 3 गो मूल गेट हमारा है। फिर नॉट और को जोड़ दिए थे तो ये हमारा नॉर गेट निकल गया था। अब इसके बाद नॉट और एंड को जोड़े थे तो ये हमारा नेंड गेट निकला था। ये हमारा कौन सा गेट निकला था, नेंड गेट निकला था। तो ये सभी हमारा टोटल गेट है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए मूल गेट, तो मूल गेट हमारा 3 है, और एंड और नॉट। और फिर इसके बाद नॉट और को जोड़े थे तो नॉर हो गया था, नॉट और एंड को जोड़े थे तो नेंड हो गया। तो इस सभी गेट का जो है ट्रूथ टेबल, फिर इसका जो बोलिए व्यंजक है, ये सारा चीज हम लिखते हैं। इसके बाद जो है इसको बताएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हर हाल में बोर्ड में जो है प्रत्येक साल दे ही देता है। तो इतना बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इसको पूरा को बनाते हैं, और गेट जो है इसका हम फिगर बनाते हैं, इसके बाद ट्रूथ टेबल भी लिखेंगे। इस तरह से हमारा ये 5 गेट जो है वो कंप्लीट है। और ये चीज आप अगर पूरा ध्यान में रखते हैं
तो आपका 2 से 3 नंबर एकदम गारंटी है कि निश्चित रूप से रहेगा। और इससे हर हाल में प्रत्येक साल जो है क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, और ये टेबल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं, इसे क्लास में तो समझाए थे पूरे अच्छे से, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए इसको। ये जो हमारा गेट है, तो इसमें मूल गेट तो पता चल गया, और एंड और नॉट। इसके बाद जो नॉर है, नॉट और को जोड़ देंगे तो हमारा नॉर बनेगा, नॉट और एंड को जोड़ेंगे तो नेंड गेट बनेगा। यहाँ पे ये जो हमारा और गेट है, इस और गेट का जो फिगर है वो हमारा यही है, और गेट हो गया। यहाँ पे ए और बी जो है वो हमारा इनपुट है, जहां से हम धारा को प्रवेश कराएंगे, और जो हमारा y है वो हमारा आउटपुट है, जहां से हमको रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट हमको दर्शाएगा, इनपुट जहां से हम अपना डाटा इन करा रहे हैं, आउटपुट जहां से हमको रिजल्ट मिल रहा है। तो ये चीज यहाँ पे है, इस चीज को समझना है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे ये सब तो जान रहे कि 0 और 1 का ही भाषा समझता है, 0 और 1 के ही रूप में लिखेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसको जो है समझाने के लिए एक बल्ब का हम लोग उदाहरण लेंगे। तो बल्ब में ध्यान रखना है, बल्ब में हम लोग को ध्यान रखना है कि जिस समय बल्ब जलेगा, बल्ब क्या होगा, जलेगा, उस समय 1 दर्शाना है। बल्ब जलना क्या दर्शाएंगे, 1 दर्शाएंगे। बल्ब बुझना क्या दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, 0 से दर्शाएंगे। ये चीज ध्यान रखिए, बल्ब का जलना मतलब 1 से दर्शाएंगे, बल्ब का बुझना मतलब 0 से दर्शाएंगे। इसके बाद जब हम लोग बोलेंगे स्विच ऑन मतलब हो गया 1 दबाना, 1 स्विच ऑन कर रहे हैं मतलब 1 से दर्शाएंगे, और जिस समय हम कहेंगे स्विच ऑफ हो गया तो इसको 0 से दर्शाएंगे। ये 4 बात आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पे इस तरह का हमारा सर्किट है। अगर ए जो हमारा इनपुट, ए को ऑफ रखेंगे, बी को भी ऑफ रखेंगे, ए ऑफ है, बी ऑफ है, ए को भी ऑफ रखे, बी को भी ऑफ रखे, तो क्या बल्ब हमारा जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि बल्ब जलाने के लिए 2 तार से करंट जाना चाहिए। यहां से एक तार से तो जा रहा है, जब इधर से करंट भेजेंगे तो ये भी हमारा हटा हुआ है, ये भी हमारा हटा हुआ है, तो यहां तक धारा आएगा ही नहीं, बल्ब हमारा नहीं जलेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ए ऑफ है, बी ऑफ है, तो हमारा बल्ब भी क्या रहेगा, नहीं जलेगा, बुझा हुआ रहेगा। अब देखिए, तो अगर ए को ऑन कर देते, ऑन मतलब 1 हो गया, अब बी को ऑफ ही रखते, बी मतलब ऑफ है मतलब 0 है, तो बल्ब क्या होगा, जैसे करंट यहां से जाएगा तो बी तो ऑफ है तो बी से होके जाएगा नहीं, ए लेकिन हम ऑन कर दिए। ऑन मतलब हो गया कि दोनों को सटा देना, सटा दिए तो हमारा जो करंट है इस होके बल्ब तक पहुंच गया, दूसरा तार से यहां तक पहुंच गया, इसका मतलब बल्ब हमारा जलने लगेगा। सारा चीज यही है। फिर यहाँ पे देखिए, अगर ए को ऑफ कर दिए तो ऑफ मतलब 0 हो गया, बी को ऑन कर दिए तो मतलब 1 कर दिए, ऑन मतलब इस दोनों को सटा देना, ऑन कर दिए तो 1 हो गया, और तो भी हमारा बल्ब जो है जलना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर दोनों को अगर हम लोग सटा देते हैं तो दोनों मतलब ऑन हो गया, तो बल्ब हमारा जलेगा। इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में थोड़ा सा आइडिया है तो निश्चित रूप से ये समझ में आएगा। और जो हमारा और गेट है उसका बूलियन व्यंजक और है, तो इसको पढ़ना ए और बी इक्वल वाई, ए प्लस बी नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे ए और बी इक्वल में वाई, और इसका संकेत जो है यही है। अब इसी तरह से हमारा जो एंड गेट है, एंड गेट में सोचिए सेम वही चीज है। एंड गेट में अगर हमारा ए ऑफ है, ए को ऑफ किए हुए हैं, बी को भी ऑफ कर देंगे तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, ये हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर हम ए को ऑफ रखेंगे, बी को अगर ऑन कर देंगे, बी सटा देंगे, फिर भी देखिए एक तार से तो यहाँ पे जा रहा है लेकिन दूसरा तार यहाँ पे कटा हुआ है, ये हमारा ए क्या है, ऑफ है, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ए ऑफ है, बी को ऑन भी कर देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। ए को ऑन कर दिए, बी को ऑफ कर देंगे, फिर भी बल्ब नहीं जलेगा। जब हम दोनों को ऑन करेंगे, दोनों को सटाएंगे, तब हमारा बल्ब जलेगा। इसलिए हमारा इनपुट 1
ये भी 1, तब हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ये है इसका बुलियन व्यंजक ए एंड बी इक्वल वाई, और इसका यही संकेत है। फिर नॉट गेट में देखेंगे, नॉट गेट में हमारा एगो निवेशी है और एगो निर्गत है। यहाँ पे क्या है, 2 गो निवेशी 1 निर्गत, 2 निवेशी 1 निर्गत, लेकिन हमारा नॉट गेट में क्या है, 1 निवेशी है 1 निर्गत है। यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो ए हमारा अगर ऑफ है, ए ऑफ है, ये तार हटा हुआ है, तो बल्ब देखिए जल रहा है कि नहीं। बल्ब जलने के लिए 2 गो तार चाहिए, वो दोनों तार पहुंचा हुआ है। अगर ये हमारा ऑफ है, इसमें एक केवल इनपुट है, ए हमारा है, तो अगर हमारा ए क्या है, ऑफ है, तो उस समय हमारा बल्ब जलेगा। लेकिन जैसे ही ए को ऑन कर देंगे तो यहाँ पे शॉर्ट लग जाएगा, शॉर्ट लग जाएगा, जिस कारण से बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो इस तरह से फिर नॉर गेट में देखिएगा, नॉट और को मिला दिया गया। नॉट हमारा इस तरह से है और हमारा इस तरह से, दोनों को देखिए मिला दिया गया है। मिलने के बाद फिर वही ट्रुथ टेबल उसी तरह से हमको देखना है। तो इस तरह से ये सारा चीज आप लोग ध्यान रखिए, और ये क्लास में अच्छे से बताया गया, यहाँ पे समझ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दिया गया ट्रूथ टेबल जिस लॉजिक गेट को निरूपित करता है वह है। क्वेश्चन में देखिए तो ट्रूथ टेबल जो दिया गया है, दिख रहा है आपको, वो किस गेट को निरूपित करता है। तो ये जो हमारा ट्रूथ टेबल है वो हमारा किस गेट को, एंड गेट को दर्शा रहा है। देखिए तो एंड गेट को दर्शा रहा है, तो हमारा 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 19 का क्या हो गया, ए नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर पे। 20 क्वेश्चन देखिए तो, जिस लॉजिक गेट के दोनों निवेशों को अवस्था 0 में रहने पे, दोनों निवेशों, दोनों इनपुट हमारा 0 रहेगा और हमारा निर्गम यानी आउटपुट हमारा 1 प्राप्त हो। दोनों निवेशी 0 हो, दोनों निवेशी 0 हो और हमारा निर्गत यानी आउटपुट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। दोनों निवेशी 0 और हमारा निर्गम जो है 1 होना चाहिए। दोनों निवेशी 0 और हमारा निर्गम 1 होना चाहिए। तो हमारा नॉर गेट में भी है और नेंड गेट में भी है। दोनों निवेशी 0 है और निर्गत हमारा क्या है, 1 है। दोनों निवेशी 0 है, निर्गत क्या है, 1 है। ऑप्शन में देखते हैं, नॉर और एंड दोनों है, तो ऑप्शन में जो होगा उसमें टिक लगाएंगे। तो ए तो होगा नहीं, नेंड यानी बी नंबर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 का बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में है नेंड गेट, तो 20 का बी हो गया। अब 21 पे चलिए तो 21 में क्या कहा जा रहा है, जिस लॉजिक गेट के दोनों निवेशों को केवल अवस्था 1 में रहने पर ही निर्गम 1 प्राप्त होता है, वह लॉजिक गेट है। यानी निवेशों मतलब हमारा जो इनपुट है वो 1 होना चाहिए, दोनों इनपुट 1 होना चाहिए, और हमारा जो आउटपुट है वो भी हमारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो खोजते हैं, यहाँ पे दोनों इनपुट हमारा 1 होना चाहिए, दोनों इनपुट 1 होना चाहिए और आउटपुट भी हमारा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको और गेट और एंड गेट दोनों में दिख रहा है, तो ऑप्शन खोजते हैं कौन सा है। तो पहला हमारा ऑप्शन है नॉट गेट, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा हमारा ऑप्शन है एंड गेट, तो एंड गेट में हमको दिख रहा है दोनों निवेशी क्या है, 1 है और निर्गत भी हमारा क्या है, 1 है। फिर नॉर गेट तो होगा ही नहीं। फिर हमारा नेंड गेट, वो भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना, एंड गेट बी नंबर। 21 का क्या हो गया, बी नंबर। 21 का हमारा बी हो गया। अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 में बोला जा रहा है नेंड गेट के बूलिये व्यंजक। तो नेंड गेट का बूलिये व्यंजक देख लीजिए, नेंड गेट का बूलिये व्यंजक ए नेंड बी है। तो ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए है। तो 22 का हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 22 का क्या हो गया, ए। अब हम लोग 23 पे चल रहे हैं। 23 नंबर में क्या है, एंड गेट के बूलिये व्यंजक। एंड गेट का बूलिये व्यंजक देख लीजिए, ए एंड बी इक्वल वाई है। तो कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर सी है। इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। तो 23 का हमारा क्या हो गया, सी। अब हम लोग चल रहे हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए, नॉर गेट के लिए बूलिये व्यंजक। नॉर गेट हमारा क्या है, नॉर गेट के लिए बूलिये व्यंजक यही है। तो कौन सा ऑप्शन है, खोजिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी। 24 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 24 का क्या हो गया, डी। अब हम लोग नेक्स्ट
25 नंबर क्वेश्चन। 25 में देखिए तो और गेट के लिए बूलियन व्यंजक, तो और में तो प्लस पढ़े थे, और गेट का बूलियन व्यंजक यहाँ पे दिख रहा है ए, यहाँ पे प्लस के रूप में बी इक्वल वाई, तो कौन सा ऑप्शन है खोजिए तो और गेट के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा ए प्लस बी बराबर सी, अगर और फिर यहाँ पे है, हाँ अगर हम लोग इनपुट को अगर y लेते हैं, ये a प्लस बी लेते हैं, इनपुट को a और b लेते हैं, आउटपुट को हम लोग अगर y लेते हैं तो a प्लस बी बराबर में y होगा, अगर आउटपुट को c लेते हैं तो a प्लस बी बराबर में क्या आ जाएगा, c होगा। तो ऑप्शन में c लिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, a नंबर हो जाएगा। 25 का भी क्या हो गया, a नंबर हो गया। तो यहाँ पे आज का 25 क्वेश्चन पूरा हो गया। यहाँ पे ये जो गेट है इसको हर हाल में ध्यान रखिए, इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से इसको समझिएगा। कोई भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित कमेंट करें, और अपने एग्जाम का जो तैयारी है उसको पूरे जोश जुनून के साथ जारी रखें, क्योंकि एग्जाम अब नजदीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।